बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अख्तर महमूद है और आप वीलॉग में डॉक्टर अख्तर महमूद देख रहे हैं। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल प्रीडोमिनेटली, और उसको कौन सी दवाई इफ़ेक्टिवली कम कर सकती है। स्टैटिन्स के बारे में हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में, जो कि लिपिड प्रोफाइल, जो हमारा लिपिड पैनल है, उसका एक कंपोनेंट है, उसका एक हिस्सा है। जैसे एलडीएल है, एचडीएल है, ट्राइग्लिसराइड है, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, वीएलडीएल है, या रेशोज़ हैं, ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ लिपिड आपका जो प्रोफाइल होता है ना, उसका हिस्सा है। तो ट्राइग्लिसराइड जो है बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादातर मरीज़ों को पता नहीं है कि ये करती क्या है फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर पॉइंट ऑफ व्यू, और अक्सर जो लोग हैं इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं इवन कि इसकी ड्रग्स कौन सी हैं, इसको मैनेज कैसे किया जाए, और इसका कार्डियोवास्कुलर दिल के हवाले से उसका कितना एक ख़तरनाक रोल है। जैसे एलडीएल की हमने बात की थी कि प्राइमरी कल्प्रिट है, उसमें जो दिल की शरियानों को नैरो करता है या तंग करता है कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से। तो आज बेसिकली ट्राइग्लिसराइड के बारे में हम बात करेंगे। अंग्रेज़ी में ना ट्राइग्लिसराइड को अगर मैं कहूँ ना एक एनिग्मा है, वो यही वजह है कि मुहम्मा बना हुआ है कि क्या कुछ करता है दिल के हवाले से, क्या नहीं करता है, कितना एक करता है, क्या इंडिपेंडेंट फैक्टर है। आज इस प्रोग्राम में हम इस बात को डिसाइड करेंगे कि इसका कितना एक रोल है कार्डियोवास्कुलर के अंदर, और क्या इसकी और एसोसिएशंस क्या क्या है। इसको ज़्यादा होने से, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होने से, या हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया उसको हम कहते हैं, उससे क्या होता है। पहले तो आसान लफ्ज़ों में, असल में मुझे बड़े मैसेजेस भी आते हैं कि जी इसको थोड़ा आसान करें। आसान करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी साइंटिफिकली बतानी ज़रूरी होती हैं। तो चलिए आसान बात ये क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है ब्लड के अंदर बह रहा है, वो वन ऑफ द कंपोनेंट इस ट्राइग्लिसराइड, वो ट्राइग्लिसराइड है। अब ट्राइग्लिसराइड ज़्यादातर कहाँ से आता है? ट्राइग्लिसराइड ज़्यादातर फूड सोर्स से आता है, जो आप खाते हैं उससे आता है। और मज़े की बात ये तो फैट है ना, लेकिन ये बेसिकली आता है कार्बोहाइड्रेट से, मतलब शुगर से। तीन चीज़ें होती हैं, आपको पता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बेसिकली। तो ये तो फैट है, लेकिन ये बनता ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है। ये भी एक कई लोगों के एक नई बात होगी। तो ज़्यादातर जो ट्राइग्लिसराइड है यूजुअल पॉपुलेशन में, वो फूड जो हम खाते हैं उससे आता है। बेसिकली एक ही फूड जो बॉडी है उसको एज एनर्जी समझे कंपोनेंट यूज़ करती है, और जो अपनी तादाद से ज़्यादा जब हो जाता है तो उसको स्टोर कर लेती है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। शुगर को इस्तेमाल कर लिया और जो ज़्यादा हुई उसको ट्राइग्लिसराइड बना दिया। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं जेनेटिक्स का रोल है। यस, जेनेटिक्स का रोल है, लेकिन जैसे एक कॉमन बीमारी है जिसको हम कहते हैं फेमिलियल हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया, जिसके अंदर जेनेटिकली ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है, लेकिन ये 500 में से एक बंदे का होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो फूड या इन्वायरमेंटल सोर्स है, आप कह लें कि वो असल वजह है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है। थोड़ी सी साइंस बता देता हूँ कि ट्राइग्लिसराइड बेसिकली ना इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड रिच लाइपोप्रोटीन। ये दो तरह का होता है, और ये ब्लड में ये दोनों तरीक़ों से ट्रैवल कर रहा होता है, और इसकी जो मकदार है बेसिकली उसके साइज़ पे भी डिपेंड करती है कि उसका साइज़ कितना बड़ा है, और उसके नंबर पे भी डिपेंड करती है। तो जब आप किसी को ट्राइग्लिसराइड मेजर करते हैं, देखते हैं, तो अक्सर लोग, हम जब लिपिड प्रोफाइल को हम लिखते हैं, अक्सर डॉक्टर्स और क्लिनिशियंस और मरीज़ भी जब कराते हैं, वो फास्टिंग स्टेट में कराते हैं। तो पहले तो आ जाते हैं कि इसका टेस्ट कैसे करते हैं। देखिए, हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया जो है ना, आपको दोनों सूरतों में देखना चाहिए, वो फास्टिंग स्टेट में भी और नॉन फास्टिंग स्टेट में भी। फास्टिंग स्टेट में जो उसका कट ऑफ है, वो है, यूनिट है, वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, या 1.69 mmol अगर दूसरे तरीके से करें तो। ये इससे कम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम नॉन फास्टिंग में करें तो ये इसका कट ऑफ है 175, इससे कम होना चाहिए। और कुछ सूरतों में जो नॉन फास्टिंग हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया है, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है कार्डियोवास्कुलर की जो इफ़ेक्ट्स के हवाले से, उसके जो डेंजरस इफ़ेक्ट्स के हवाले से। तो अगर हम इसको यूँ डिवाइड करें कि नॉर्मल का नॉर्मल 150 से कम मिलीग्राम पर डेसीलीटर, हाई है अगर 150 से 199 हो, वेरी हाई है या मॉडरेटली हाई है जब हम यूँ करें कि 199 से 499 तक, और 500 से ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई है। अमेरिकन 500 से ज़्यादा को एक्सट्रीमली हाई करते हैं, और यूरोपियंस 885 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को एक्सट्रीमली हाई करते हैं। और दोनों सूरतों में 500 से ऊपर होना, उसमें कार्डियोवास्कुलर रिस्क के साथ साथ
पेनक्रियाटिस का भी रिस्क बढ़ जाता है। पेनक्रियाटिस एक बीमारी होती है जो हाई ट्राइग्लिसरीडीमिया की वजह से हो जाती है, या पेनक्रियास जो आपका लबलबा होता है बेसिकली शायद उर्दू में, उसकी इन्फ्लेमेशन है या उसका सोजिश है। अब जब हम बात करते हैं कि हम एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, एज ए क्लिनिशियन और मरीज़ के इसका कार्डियोवास्कुलर रिस्क कितना है, जैसे एलडीएल के बारे में बात की, एलडीएल प्राइमरी कल्प्रिट है और वही बेसिकली उसको कोलेस्ट्रॉल को जो है ना जमाता है और आर्टरी को नैरो करता है और दूसरे उसके एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ख़राब इफेक्ट जो होते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो है ना वो बहुत सारी स्टडीज में उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट है, अकेला वो कार्डियोवास्कुलर दिल की बीमारियां करता है। लेकिन जो मेटा एनालिसिस हम कहते हैं ना, बहुत सारे ट्रायल्स को इकट्ठा किया गया तो ये पता चला इसका इंडिपेंडेंट एसोसिएशन नहीं है कि अकेला कुछ नहीं करता। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि यूजली जब ट्राइग्लिसराइड हाई होता है तो एचडीएल लो होता है, बंदा का वज़न ज़्यादा होता है, उसके और कंपोनेंट ख़राब होते हैं। तो ये पार्ट ऑफ एक सिंड्रोम समझ लें, उसके ज़रिए ट्राइग्लिसराइड कार्डियोवास्कुलर या दिल की बीमारी प्रोड्यूस करता है। डायरेक्ट ट्राइग्लिसराइड हाई होने से, सिर्फ ट्राइग्लिसराइड से कुछ नहीं होता। लेकिन यूजली ट्राइग्लिसराइड अकेला हाई नहीं होता है, ट्राइग्लिसराइड हाई होता है तो एचडीएल लो होता है। एलडीएल उसके साथ डिपेंडेंट नहीं है उसके ऊपर, वो हाई और लो हो सकता है। लेकिन ट्राइग्लिसराइड अकेला दिल को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता जैसे हम कहते हैं पेनक्रियाटाइटिस करता है। यस, हाई ट्राइग्लिसराइड जो है पेनक्रियाटाइटिस करते हैं, लेकिन डायरेक्टली कार्डियोवास्कुलर, खुदा न खास्ता हार्ट अटैक, हर जगह मैं देखता हूँ लिखा होता है हार्ट अटैक करता है, एंजाइना करता है, ऐसा डायरेक्टली नहीं करता। दूसरी चीज़ों की क्योंकि उसकी भी ज़्यादती हो जाती है और या कमी हो जाती है, जैसे एचडीएल लो हो गया या और बंदा मोटापा है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो रिस्क फैक्टर हैं, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। तो एक हो गए जेनेटिक फैक्टर्स, एक हो गए एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड जो है ज़्यादा होता है। तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं बेसिकली वो ज़्यादातर फूड यानी कि हमारे खाने से रिलेटेड होते हैं। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए क्लिनिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से ज़्यादा बेहतर आपको ना न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा 90% ऑफ द केसेस में जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है वो आपके इनटेक से बढ़ रहा है, और वो जो इनटेक की वजह, जो चीज़ें आप खा रहे हैं उसको कैसे रोका जाए और उसका मुतबादिल क्या बताया जाए, वो आपको ज़्यादा बेहतर न्यूट्रिशनिस्ट बताएगा। हमारे सिस्टम में न्यूट्रिशनिस्ट जो है ना वो इतने कॉमन नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि फूड के हवाले से वो आपको बेहतर गाइड करते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है, जैसे मैंने बताया, फूड ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है, तो हम सबसे पहले फूड को डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम किसी बीमारी की बात करते हैं ना, जैसे किसी को हार्ट डिजीज़ से दूर रखना है, तो हम पहले क्या बताते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, एक्सरसाइज, वॉक वगैरह। तो इसके अंदर जो है ना सबसे टॉप पे वो है डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। अब इसमें कौन कौन से फूड्स हैं जो कि कर सकते हैं। नंबर 1 जो हम खाते हैं, ये जो व्हीट खाते हैं ना, और ये जो बंस खाते हैं, ये डबल रोटियां, वाइट ब्रेड खाते हैं, ये बहुत बड़ा कल्प्रिट है आपके शुगर्स को बढ़ाने का और इस शुगर को एज ए ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर करने का और आपका वज़न बढ़ाने का। देखिए, मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था, हम जो डाइट्स खाते हैं ना यहाँ पे, एक तो हमारी अपनी डाइट्स नहीं है, ये इवन चावल और वीट जो है ना, यहाँ का कंपोनेंट नहीं, यहाँ का फूड नहीं है, ये 5000, 6000, 4000 साल पहले बाहर से आया हुआ है। यहाँ का जो बेसिक कंपोनेंट है वो जो है, जो हम खाते ही नहीं है। हम खाते हैं वही जो बाहर के हमने क्रॉप्स उगाए हुए हैं, या बाहर की जो डिशेज़ हैं, या बाहर का जो फास्ट फूड है, हमने उसके साथ अडॉप्ट किया है, जो कि जिन्होंने बनाया था वो भी मुसीबत में फंसे हुए हैं कि क्या हमने बना लिया। तो जो वाइट ब्रेड है या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है या ये जो वाइट फ्लोर है, ये सब का सब तेज़ी से शुगर को बढ़ाता है, और जब आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते तो वो जाके स्टोर हो जाता है एज ए ट्राइग्लिसराइड बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाता है। दूसरा क्या है कि जो हम सीरियल्स खाते हैं ना, मॉर्निंग क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ये जो है ना, असल में हम सारी चीज़ें ना वो वेस्ट को फॉलो करते हैं, क्योंकि और अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है ना, बेसिकली जो आप यूँ समझ लें कि फूड रेवोल्यूशन है ना, बेसिकली उसको फॉलो करते हैं। उन्होंने जब ये कॉर्न और वीट को उगाना शुरू किया तो ये सरप्लस हो गया, उससे इंडस्ट्री डेवलप हो गई। इंडस्ट्री ने क्या किया कि जी आप ये सीरियल, जी ब्रेकफास्ट में सीरियल खाना बड़ा ज़रूरी है। जो उनका अंडा, जो बेसिकली हर किसी का जो है, यूजली सुबह लोग अंडा खाते हैं, अंडे खाते हैं, पराठे खाते हैं। पाकिस्तान में तो वहाँ पर भी अंडे खाए जाते थे।
उसको साइड पे करके उन्होंने सीरियल्स लेकर आए। अब सूरत हाल ये है कि मॉर्निंग सीरियल्स जो है ना, इट इज़ नॉर्म ऑफ द डे। हर बंदा घर में, जो बच्चे हैं स्पेशली या बूढ़े, वो सीरियल्स खाते हैं ये समझते हुए कि ये कोई बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि इसका न्यूट्रिशनल जो है ना, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो उसकी कोई ख़ास न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस नहीं है। बेसिकली वो आपको शुगर्स को एक तो एडिक्शन करता है, फिर वो रिफाइंड ग्रेन है, तो वो जो है वो फिर वही ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। तीसरा कंपोनेंट बड़ा कॉमन सा है, वो उसको तो लोग लिफ्ट ही नहीं कराते, वो है सॉसेस। ये जो हम सॉस डालते हैं ना जी, केचप डाल लिया हमने, ये बारबेक्यू सॉस डाल लिया और फलां सॉस डाल लिया, इसके अंदर शुगर्स का कंपोनेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनेस का कंपोनेंट और सॉल्ट का कंपोनेंट इतना ज़्यादा होता है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है। और ये सारे के सारे अगेन ये शुगरी प्रोडक्ट हैं और ये अगेन ट्राइग्लिसराइड में चेंज हो जाते हैं। उसके अलावा ये जो जूसेस से बात होती है ना कि जी फ्रूट जूस पिया करें घर में फ्रेश बना के, तो मुझे एक बात समझाएं, 4 माल्टों का आप एक जूस बनाते हैं, ठीक है, 3 या 4 माल्टों का, उसका जो फाइबर है वो खाते नहीं, उसका शुगर कंपोनेंट है वो 4 गुना ज़्यादा हो गया, और आपने उसको एक उसमें पी लिया और उसको आप इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे। यही तो है ना कि वो हमारा सिस्टम ही सारा चेंज हो गया। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सीरियल्स खाएं, फ्रेश जूस बना के पिए। भाई फ्रेश जूस जो है ना वो नुकसानदेह है, ठीक है। लोगों की बात समझ नहीं आती कि जूस से ज़्यादा आप फ्रूट खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका शुगर एकदम नहीं बढ़ती। शुगर नहीं बढ़ती तो वो ट्राइग्लिसराइड भी नहीं बनेगा, स्टोर नहीं होगा ट्राइग्लिसराइड सूरत में। तीसरी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स टोटल नो है, इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। कहते ये है कि जो एक आदमी एक सॉफ्ट ड्रिंक रोज़ाना पीता है ना, ठीक है, उसका 20% हार्ट रेट बढ़ जाता है। किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू उसने ट्राइग्लिसराइड बनाया, उसने बंदे को ओबीस कर दिया, उसने उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कर दी, उसने मेटाबॉलिक सिंड्रोम में डाल दिया मरीज़ को, डायबिटिक हो गया पेशेंट, उसको जब फिर वो लेता है उसकी शुगर और हाई हो जाती है। तो जो जूसेस हैं बना के पीने का कोई फ़ायदा नहीं है। आर्टिफिशियल जूसेस तो खैर उनकी तो खैर आप बात नहीं करें। घर में भी ना जूस पे जोर न लगाएं, बच्चों को फ्रूट खिलाएं, ठीक है। सेकेंडली आप बात करते हैं ये जो सॉफ्ट ड्रिंक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा डॉक्टर जो है ना, जो एक पैराडॉल लिखता है ना किसी को, तो उसकी डब्बी लेना जाके आप उसमें, तो उसमें इतना बड़ा पर्चा होता है, उसके हर फैक्ट, साइड इफेक्ट, इंट्रैक्शन, ये वो सब कुछ लिखा होता है। मैं हर दफ़ा कहता हूँ, कभी किसी जगह पे आपने पढ़ा, किसी खाने की जगह पे, किसी जूस की डब्बे पे कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो ये डॉक्टरी है या डॉक्टर्स हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो कि आपको बताती है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं ड्रग के, जब आप किसी भी दवाई को आप खाते हैं। तो लोग लेकिन वो दवाइयों के बारे में ज़्यादा परेशान रहते हैं खाने, और दूसरी चीज़ें जो और चीज़ें खा रहे हैं उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे ये होते हैं ना, ये जो फ्रोज़न फूड्स होते हैं, आप ये बेसिकली फ्रोज़न फूड्स मार्केट्स में पड़े होते हैं, लाते हैं, बनाते हैं, आप खाते हैं, ये सब के सब जो है ना आपको ट्राइग्लिसराइड बना रहे हैं, आपके शुगर्स हैं सब का सब। फिर ये जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स, ये जो डोनट हो गए, ये केक्स हो गए, ये बेक्ड प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब के सब शुगर हैं, और ये सब के सब जो है ना ये ट्राइग्लिसराइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आखिरी चीज़ जो है ना वो अल्कोहल है। अल्कोहल पाकिस्तान में क्योंकि है तो हराम, लेकिन लोग पीते हैं। अब उनको हम एज ए क्लिनिशियन भी मना करते हैं, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट भी मना करते हैं। तो इसका अल्कोहल का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। ये जो आपके लिवर को सिरोसिस कर देता है, हाइपरट्राइग्लिसरीमिया कर देता है, और कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ा देता है, और मतलब है कि ये अल्कोहल का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह स्मोकिंग है, स्मोकिंग का खैर बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं है। स्मोकिंग अगर आप स्ट्रेस उसके साथ ऐड कर लें तो वो जो है ये भी क्योंकि इस चीज़ से आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपका होता है यूजुअली ऐसे लोगों का, और वो ओबेसिटी की तरफ माइल हो जाते हैं, मतलब ओबीज हो जाते हैं। तो अब इसकी मुतबादिल क्या है, देखिए ये न्यूट्रिशियस आपको बेहतर बता सके, आसान बता देता हूँ मैं आपको कि जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ना, सैचुरेटेड जैसे बटर है, जैसे चीज़ है, जैसे रेड मीट है, ये सैचुरेटेड फैट्स हैं। इज़ नॉट गुड, ये गुड फैट नहीं है। गुड हेल्दी फैट क्या है, जैसे ये नट्स होते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, इस तरह की चीज़ें।
जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट जिसको हम कहते हैं, जो प्लांट से और एनिमल से मिलता है वो हेल्दी होता है, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट जैसे ये बताया, ये रेड मीट वगैरह, ये सही नहीं होता। और जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो एक एनर्जी बूस्टिंग चीज़ है ना, लेकिन अगर आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो वो आपको ख़राबी कर रही है सिर्फ। तो जब आप खाना खाएं तो कोशिश करें घर में खाएं। अगर आप घर में ये सब चीज़ें घर में बन जाती हैं, और मैं फिर वही वाली बात है, मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इनका मुतबादिल आप कैसे बनाएंगे। वो आप देखें, अब न्यूट्रिशन से बात करें, यूट्यूब पे देखें कि इसके क्या मुतबादिल हैं, सॉस का मुतबादिल क्या है, जो बेकरी प्रोडक्ट्स का मुतबादिल क्या है। बच्चों के अंदर देखें, बच्चों को आप ना जब खिलाते हैं ना ये शरबतें और ये पिलाते हैं सोडेज और ये न्यूट्रिशन, ये जो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, तो उन बेचारों को तो फ्रूट का टेस्ट फिर आ ही नहीं सकता। फ्रूट का टेस्ट उतना मीठा तो नहीं होता जितना आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स का टेस्ट होता है, या आपकी टॉफ़ीज़ का टेस्ट होता है, या आपकी जो ये जो सारी बेकरी का टेस्ट होता है, वो तो एक्सेसिव शुगर होती है, तो उनका वो टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। फिर आप उनको ये पास्ता खिलाते हैं जिसके कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स नहीं है, सिर्फ ये कार्बोहाइड्रेट है जो कि जाके ट्राइग्लिसराइड बन जाता है, और वो ट्राइग्लिसराइड के जो है ना वो फिर हर चीज़ को ख़राब कर देता है। तो ये तो हो गया न्यूट्रिशनल कंपोनेंट कि आप किन चीज़ों से होता है और कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। सारी बातें लाइफ स्टाइल चेंज करें, प्रोटीन खाएं। प्रोटीन जो है ना वो प्रोटीन जो है ना यूजली उसमें चेंज नहीं होता फैट में। पुरानी डाइट जो है ना जो हमारे बड़े खाते थे वो खाएं, उनसे पूछें पहले आप क्या खाया करते थे, तो उसको वापस स्विच करें। ये हम किसी इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन ये इंडस्ट्री जो कर रही है ना वो उस पर वो कमिट नहीं करती। स्मोकिंग इंडस्ट्री है, सॉल्ट इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, वो कमिट करें नहीं जी हम ये प्रॉब्लम, हमारी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो बेसिकली उनको जो है ना उनको ये बताना चाहिए लोगों को। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाए तो लिखा हो बड़ा सा, जी आप ये दुम्बा खा रहे हैं ना, तो इसका ये इससे हो सकता है। जैसे आप डॉक्टर एंजियोग्राफी प्लास्टिक करता है, पहले बताता है, एक्सप्लेन करता है कि जी इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान हो सकता है, ये साइड इफ़ेक्ट है, इसका आपको इतना फ़ायदा होगा, इसका ये डिसएडवांटेज हो सकता है। जो भी आप प्रोसीजर करते हैं, आप सर्जरी करते हैं, आपको दवाई देते हैं, तो आप बताते हैं ना, इस तरह आपने बताना है। तो रेस्टोरेंट में लिख के लगाएं, और ये सारे डब्बों पे, जूसेस के डब्बों पे और ये फ्रोज़न फूड्स पे इस पर लिख के लगाएं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ड्रग्स क्या हैं? देखिए, जो इसकी ड्रग्स है ना वो कोई इतनी इफेक्टिव मेडिसिन नहीं। मैंने स्टैटिन से बात की थी, स्टैटिन से 10 to 20% जो है ना वो ट्राइग्लिसराइड कम करती है, और जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है वो से 15% कम करती है अगर 1 mmol ट्राइग्लिसराइड आप कम करें। उसके मुकाबले में जो LDL को 20% कम करती है उसका रिस्क कार्डियोवैस्कुलर का, अगर 1% आप उसको LDL को कम करें 1 mmol। तो स्टैटिन से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे जैसे होते हैं फाइबरिक एसिड डेरिवेटिव, जैसे आपने जेमफिब्राजोल का नाम सुना होगा, फिनोगेट दवाई का नाम सुना होगा। एक तो इनके बारे में बार बार मैं कहता हूँ, मैं इनको जब तक मरीज़ को बहुत ज़्यादा मसला हो स्टैटिन के साथ मत ऐड करें, क्योंकि उसमें मायोसाइटिस का यानी कि मसल इंजरी का, रैप्डोमाइलिसिस का, एक्सेसिव माइल्जियास का इसका चांस रहता है। तो कोशिश करें या तो आप स्टैटिन दें, और या जो है ये फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव जैसे जेमफिब्राजोल है और या फिर फिनोगेट है, ठीक है। और तीसरा फ़िश ऑयल्स के बारे में बात की थी। फ़िश ऑयल जो है ना बड़ा ओवर द काउंटर आपको कैप्सूल मिल जाते हैं, लेकिन फ़िश ऑयल भी बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही हार्मलेस है। फ़िश ऑयल्स के बारे में कहते हैं ये LDL बढ़ा देता है। यस, HDL जो है ना ये इसके पास वेरिएबल इफेक्ट है, ट्राइग्लिसराइड कम करता है, लेकिन ये LDL बढ़ाता है। नियासिन भी एक चीज़ है, नियासिन B3 विटामिन है, और ये भी इसके भी जो है ना आप स्टैटिन के साथ यूज़ नहीं करते। और स्पेशली फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव और नियासिन दोनों जो है ना उनके साइड इफ़ेक्ट भी बढ़ जाता है, स्पेशली GI पे, मैदे पे वो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता है। स्किन जो है ना उसकी उस पर मैनिफेस्टेशन हो जाती हैं, क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन कहते हैं उसको, लिवर एंजाइम्स डिरेंज हो सकते हैं। तो बेसिक बात जो ट्राइग्लिसराइड की जो कम करने की है ना वो है आपका लाइफस्टाइल, ईटिंग लाइफस्टाइल 1, एंड द अदर इज़ आपका जो एक्सरसाइज है, वॉक है, एक्सरसाइज है, विसरल ओबेसिटी जो एब्डोमिनल ओबेसिटी है वो कम होनी चाहिए, वरना ये सब एक सिंड्रोम बन के, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, पेट बड़ा हुआ होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, डायबिटीज़ होना, एसोसिएटेड डायबिटीज़ होना और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होना, ये सब पार्ट ऑफ एक ही पे स्पेक्ट्रम बन जाता है।
तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इंक्लूडिंग डाइट रिस्ट्रिक्शंस, परहेज की चीज़ें करना है। सेकेंडली आपका क्या कहते हैं वॉकिंग एक्सरसाइज, और तीसरी ड्रग्स हैं। ट्राइग्लिसराइड के केस में मैं बार बार कह रहा हूँ, याद रखें कि ज़्यादा इफेक्ट आएगा आपकी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन से। तो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस आपने शुरू करनी है अपने बच्चों से, क्योंकि वो बच्चे ज़्यादा इंक्लाइंड हैं। और ये देखिए शुगर ना क्रेविंग है बेसिकली, लोगों की बात समझ नहीं आती। जैसे डायज़ेपाम की क्रेविंग होती है ना, ओपियॉइड्स की क्रेविंग होती है, नशा और अद्वियात की क्रेविंग होती है, इस तरह शुगर क्रेविंग है। शुगर क्रेविंग को आप कैसे इस साइकिल को तोड़ सकते हैं? वो साइकिल आप इसी तरह तोड़ सकते हैं कि आप शुरू से बच्चों को ये चीज़ें ना खाने दें, ठीक है। और जो है ताकि इसकी नौबत ही ना आए कि बच्चे को या अडल्ट को या उसको हाइपरटाइग्लिसरीमिया हो। तो कहते ही अमेरिकन कॉलेज ये कहता है कि 20 साल की उम्र में आप ये लिपिड पैनल, लिपिड प्रोफाइल करा लें हर आदमी का, और हर 5 साल बाद उसको रिपीट करना चाहिए। पाकिस्तान में हर बंदा ये नहीं करा सकता, सारी बात है, हर एक मतलब पैसे लगते हैं, लेकिन जो लोग अफोर्ड करते हो उनको अपना लिपिड प्रोफाइल, स्पेशली जब वो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों पर भी हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा भी हो, हार्ट के पेशेंट भी हो, 3 से 6 महीने बाद कराते रहना चाहिए, ताकि उनको आइडिया रहे कि कोलेस्ट्रॉल कितना है, क्या दवाई इफेक्टिव है कि नहीं है, क्या दवाई से कोई मसला हो रहा है कि नहीं, क्योंकि लेबर एंजाइम्स भी कर लेनी चाहिए 6 महीने में, साल में 6 महीने में एक दफ़ा। तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि ट्राइग्लिसराइड इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर नहीं है हार्ट का, वो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मिल के रिस्क बढ़ाता है हार्ट की डिजीज़ का, और ज़्यादा वैल्यू उसको कम करने में आपकी हैबिट्स, आपकी ईटिंग हैबिट्स की है। दवाइयों का रोल कम है बहुत, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।